आप सभी वाकिफ़ हैं, उनको जादू उत्तर कहा जाता है, वाकई जादू हैं वो। आप उनकी अभी गुफ्तगू सुनेंगे और उसके बाद आप मुशायरे में। मैं अदब एहतराम से गुजारिश करना हूँ जावेद अख्तर साहब से तशरीफ में सर। अदब का जश्न है, हमारी संस्कृति का एक जलसा है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स कह लीजिए, कल्चर कह लीजिए। और इसी कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा हमारे देश में सिनेमा का रहा है। जावेद साहब, मैं तरकश में जो फॉरवर्ड कुरतन हैदर मैम ने लिखा है उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है कि जावेद अख्तर हिंदुस्तानी पॉप कल्चर के एक निर्माता भी हैं और मौजूदा यपी कल्चर के एक रोशन नुमाइंदे। तो इससे ये मतलब जी जो है उन्होंने कुछ 25-30 साल पहले लिखी थी, अब ये पुरानी हो गई, अब ऐसा नहीं है। हम अभी भी मानते हैं सर कि आप टाइम्स के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, जो यू मूव्स विद द टाइम्स सर, यू आर वेरी यंग एट हार्ट। और जावेद साहब के बारे में इंटरनेट में लेजेंड है, नेवर मिस अ जावेद अख्तर वीडियो। जावेद साहब हमेशा सटीक और सच्ची बात कहते हैं सर। मैं आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर भी कहूँगी, क्योंकि जावेद साहब डजंट केयर कौन ऑफेंड होता है, क्योंकि इनकी बात हमेशा अपनी जगह रहती है, ये हमेशा अपने वाक़े पे टिके हुए रहते हैं। ये इनको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि ये अपना बयान बदलें, तो ये इनकी खासियत है। तो जावेद साहब, आज का जो टॉपिक ये रंजीत जी ने हमें दिया है कि बदलता आईना सिमटते अक्स, आप पूछ रहे थे रीनों में कि इसका क्या मतलब है, तो ये सिनेमा की तरफ इशारा कर रहा है कि आपने भी ये बात कही है तरकश में भी, अपने बाकी लेखन में भी, कि सिनेमा हमेशा एक आईना रहा है समाज का। तो इसमें आपकी परमिशन से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी सिनेमा का, क्योंकि आई एम स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है मगर मैं लिखती हूँ उसके बारे में। तो अब सिनेमा आपको पता है 100 साल से ऊपर हो गए हैं, 112 साल पुरानी ये मीडियम है। और शुरुआत में पौराणिक कथाओं पे ज़्यादा सिनेमा बनता था शुरू में, जैसे आपको पता होगा राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी, हिंदुस्तान में रिलीज़ हुई, और दादा साहब फाल्के ने उसके बाद कालिया मर्दन जैसी फिल्में बनाई। धीरे धीरे जब हम टॉकीज़ की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं सोहराब मोदी जी ने वो लाउड और ड्रामेटिक पारसी थिएटर से इंस्पायर होके कुछ हिस्टोरिकल फिल्में बनाई, जैसे सिकंदर, झांसी की रानी, पुकार, इस तरह की फिल्में। फिर के.एल. सहगल जी का दौर आया, सिंगिंग स्टार। तो इस तरह अलग अलग थीम्स, क्योंकि हम थीम्स, जॉनर, इन सब की बातें करना ज़रूरी है यहाँ पे जब हम कहते हैं कि बदलता आईना। और फिर 50s के दौर तक जब हम लोग आते हैं, इससे पहले 40s 50s समझ लीजिए, मोरलेस सेम है वो पीरियड। तो एक वेव आई थी यूरोप में न्यू रियलिस्टिक सिनेमा की, तो उसका प्रभाव यहाँ तक भी पहुँच गया। मेरे ख्याल से 46 में चेतन आनंद जी की नीचा नगर आई थी, जो कान में भी बड़ी अप्रिशिएट हुई थी। फिर ये के आसिफ जी, महबूब खां, बिमल रॉय, ऐसे काफ़ी सारे अच्छे, वी शांताराम, इन सब ने रियलिस्टिक फिल्में बनाना शुरू की, जैसे 2 बीघा ज़मीन और सुजाता बिमल रॉय जी की, महबूब खां साहब की मदर इंडिया। और पश्चिम में जब ये लोग उभर रहे थे तो पूर्व में सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, जिनकी शतक भी हम मना रहे हैं इस साल, और मृणाल सेन, ये लोग अच्छे डायरेक्टर्स के रूप में उभरे। गुरुदत्त जी आए, उन्होंने देवानंद के साथ और उसके अलावा भी प्यासा जैसी फिल्में बनाई। 60s में जब हम जाते हैं तो शक्ति सामंता और नासिर हुसैन जैसे लोग आए, और म्यूज़िकल्स की तरफ, क्योंकि कलर आ गया था तब तक, तो म्यूज़िकल्स का दौर चला। शमी कपूर बड़े स्टार बन गए उस वक्त। अब सर आते हैं 70s पे, और 70s बहुत अहम दशक है यहाँ पे। एक तो क्योंकि मैंने उस पर किताब लिखी है तो थोड़ा बहुत रिसर्च मैंने की है उस पर, मगर क्योंकि ये सर एक डेकेड था जिसमें सलीम जावेद ने भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी। मतलब दे रीरोट रियली द
ट्रैजेक्टरी जिसको हम बोलते हैं हिंदी सिनेमा की, कमर्शियल सिनेमा खास कर, क्योंकि उस वक्त 70s में एक और खासियत थी, 3 तरह के सिनेमा साथ साथ पड़ रहे थे। एक कमर्शियल जिसको हम कहते हैं, एक आर्ट सिनेमा आया जिसमें श्याम बेनेगल जैसे लोग आए, और तीसरा एक मिडल ऑफ द रोड कहते थे हम, जिसमें ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, बासु चटर्जी थे। तो वो दोनों फिल्में तो जो थी वो स्मॉल बजट भी होती थी, ज़्यादा चलती नहीं थी, मगर कमर्शियल फिल्म्स में जो रियलिज़म सर सलीम जावेद नाम ने लाया, उसके ऊपर मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हमें समझाएं। और ये एंग्री यंग मैन फिनोमेना जो आप लोगों ने क्रिएट किया, जो एक पहचान बनाई, अमिताभ बच्चन को आपने एक पहचान, नई पहचान दी और हिंदी सिनेमा का बिल्कुल ही फेस बदल दिया आपने। वो एक एंगर मैं कहूँ या एक वायलेंट एक्सप्रेशन, कुछ ऐसे मुद्दे शायद उस वक्त थे देश में, जो बेरोज़गारी हो, करप्शन हो, भ्रष्टाचार। तो क्या वजह थी सर, ये कहानियाँ कैसे निकली, जैसे ये दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर, जिनमें सब में अमिताभ बच्चन में हमें देखने को मिलता है एक वो सिमरिंग एंगर सा है, मतलब लगता है ज्वालामुखी है, कभी भी फट जाएगा। तो सर ये थोड़ा बताएं हमें कि ये उस समय का ख़ास दौर कैसा था जिसमें सिनेमा ने समाज का हमें आईना दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड जनरस वर्ड्स, बट द सेम टाइम मैं ईमानदारी से बात करूँगा। वो क्या होता है कि वो कहते हैं जब आप पलट के देखते हैं तो आपका विज़न जो है वो 20/20 होता है, हर चीज़ परफेक्ट दिखाई देती है। लेकिन जब आप उससे गुजर रहे होते तो ज़रूरी नहीं कि आपको ठीक से दिखाई दे रहा हो कि आप क्या कर रहे हैं। हकीकत ये है कि हम लोगों को, चाहे सलीम साहब हूँ, मैं हूँ, हमने जो पिक्चरें लिखी ना, हमें ज़रा भी पता था कि इसका कोई सोशियो पॉलिटिकल या सोशियो इकोनॉमिक रेलेवेंस है, हमें बिल्कुल नहीं मालूम था, और मुझे खुशी के नहीं मालूम था। अभी वहाँ उस पर कुछ इवन बर्कले यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च की है किसी ने, वहाँ पेरिस में कोई हैं जिन्होंने मेटाफर इन सलीम जावेद डायलॉग और लैंग्वेज पे क्या असर पड़ा, और वो जो है पता नहीं सारी वो उसमें उन्हें जो सोशल चेंजेस थे, जो पॉलिटिकल चेंजेस थे, उनका रेलेवेंस हमारी फिल्मों में देखा। हमें कुछ नहीं पता था, मैं आपको सही बताऊँ। और एक्चुअली आई एम हैप्पी अबाउट इट, क्या भी नहीं पता था। अगर जो क्रिएटर है, राइटर है, उसे पता हो कि ये पॉलिटिकली रेलेवेंट है, सोशली रेलेवेंट है, ये आप पावर जेट बी को चैलेंज कर रहे हैं, ये आप फला ग्रुप को इनकरेज कर, तो देन यू आर आउटसाइड द सोसाइटी एंड यू आर गिविंग आइदर डिफरेंट काइंड ऑफ verdicts और रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स और पनिशमेंट्स इन थ्रू योर पेन टू डिफरेंट ग्रुप। लेकिन अगर आप इनसाइड द सोसाइटी है तो आपका उसके कॉन्ट्रोल्स तो आप नहीं देख सकते, इसलिए आप खुद ही उसके अंदर, तो आप वही हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें सोसाइटी सांस ले रही है, उसी वक्त से गुजर रहे हैं जिससे सोसाइटी गुजर रही है। तो अगर आपकी थिंकिंग इन सिंक विद द सोसाइटी है तो कोई हैरत की बात नहीं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि बाकी भी लोग ये सोच रहे हैं, ये आपको बिल्कुल पता नहीं है। आपको वो अच्छा लग रहा है जो ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है, मगर आपको हर एक का टेस्ट नहीं मालूम। ये फिल्में हमने जब बनाई, हमें ज़रा से भी अकल होती तो हम नहीं बनाते। सही बता रहा हूँ आपको। एक फिल्म जब राजेश खन्ना गॉड है, जब आर.डी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के एल्बम हिट होते चले जा रहे हैं, म्यूजिक इज द किंग, राजेश खन्ना द रोमांटिक स्टार इज द गॉड। उस वक्त दो अननोन राइटर, ऐसा भी नहीं कि हम बहुत पावरफुल थे कि हमारी जो मर्जी हो करें, हम अननोन राइटर एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जंजीर जैसी, जिसमें हीरो पहले सीन से आखिरी सीन तक मुस्कुराता भी नहीं है, ना वो कोई रोमांस करता है, ना वो कोई कॉमेडी करता है, ना वो गाना गाता है। जब म्यूजिक ही चल रही थी, ज़रा सी हमको समझ होती तो हम ऐसा करते क्या, मगर हम अपनी दुनिया में थे, हमें ये अच्छा लग रहा था, और ना हमें ये एहसास था कि कोई बहुत बड़ी रिस्क है। हमें बिल्कुल ख्याल नहीं था कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बड़ा अनयूजुअल है, हमें नहीं ध्यान। और यही वजह है जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे कोई हैरत नहीं है कि जितने कामयाब हीरो थे, सब ने विदाउट एक्सेप्शन जंजीर का रोल रिफ्यूज़ कर दिया। जितने बड़े बड़े डायरेक्टर थे,
उन्होंने स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया। वो नहीं सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या है, इसमें मुंह चढ़ाए हुए घूम रहा है एक आदमी पहले सीन से अगले सीन तक, और वो ना कुछ गाता है, ना जोक करता है, ना रोमांस करता है। ये किस टाइप का हीरो है भाई? ऐसा तो आता नहीं, हमारी हिंदी पिक्चर का हीरो ऐसा नहीं होता, और कभी था भी नहीं ऐसा। एंग्री यंग मैन की झलकियाँ आपको गंगा जमुना भी मिलेगी, आपको मदर इंडिया में बिरजू के साथ भी मिलेगी जी। लेकिन बिरजू गाना भी गाता है, बिरजू कॉमेडी भी करता है, बिरजू रोमांस भी करता है, गंगा भी ये सारे काम करता है। हमारा हीरो कुछ नहीं करता, हमारा हीरो सिर्फ गुस्से में रहता। तो ये जो अनएडल्ट्रेटेड डोज था, इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। और कमाल की बात है कि हमें इस रिस्क का, ये डिफरेंस का कोई अंदाजा नहीं था कि ये अलग है। हमें तो हैरत होती थी लोग क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी हीरो का क्या नाम लें, कुछ है कुछ नहीं रहे, सबने रिफ्यूज़ कर दिया। एक बात उसका पीठ पीछा है जिसका नाम है प्रकाश मेहरा, हैट्स ऑफ टू, मैं उन्हें सलूट करता हूँ। वो भी पहली बार पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे थे, डायरेक्टर वो सक्सेसफुल होते, उन्होंने 2-3 हिट फिल्में बना ली थी, लेकिन अब वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक के बाद एक बड़ा हीरो स्टार जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है स्क्रिप्ट को, और अननोन राइटर थे हम तो, चलो हमारी 2-3 हिट थी, पर कोई हमें इतना बड़ा क्रेडिट नहीं था। सीता और गीता और अपना हाथी मेरे साथी और अंदाज ये आई थी, तो ये कोई ऐसा तो नहीं था ना कि क्या राइटर है, उसने हमारी स्क्रिप्ट नहीं छोड़ी। एक आम प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो तो 2 हीरो रिफ्यूज़ कर दें, छोड़ दें स्क्रिप्ट, यार बेकार है, इसमें तो स्टार ही नहीं आते। ही अल्टीमेटली अग्रीड, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉज इंसिस्टिंग कि आप इसमें अमिताभ बच्चन को ले लीजिए। मगर जब मैं कहता तो उसी हफ्ते एक पिक्चर और फेल हो जाती थी अमिताभ की। तो कहता कौन देखी तुमने पिक्चर जाकर, तो मगर अल्टीमेटली ही टुक अमिताभ बच्चन, बट डिड नॉट लीव द स्क्रिप्ट। एक ऐसा एक्टर जो उसका सक्सेसफुल नहीं था बल्कि नेगेटिव हो गया था, और नेगेटिव एक्टर तो अमिताभ बच्चन को जंजीर से थोड़ी अच्छे हुए, शुरू से अच्छे थे, और इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रहा था, वो मेरी दोस्ती थोड़ी थी। मगर मैं उनकी फ्लॉप पिक्चर देखता था। अभी रिसेंटली कौन बनेगा करोड़पति पे हमारा साथ में बातचीत हुई, तो एक पिक्चर उनकी थी रास्ते का पत्थर, वो बिल्कुल फ्लॉप फिल्म थी। मैंने कहा सिवाय प्रोड्यूसर के मैं एक आदमी हूँ दुनिया में जिसने 3 बार देखी थी, बिकॉज आई कुड सी कि पिक्चर खराब है, स्क्रिप्ट खराब है, मगर ये देखो ये एक्टर काम कैसा कर रहा है। ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मगर चूंकि पिक्चर नहीं चल रही तो आप बेकार है, और पिक्चर चल जाए तो भले आप बेकार हो, बहुत अच्छे हो जाते हैं। हमारे यहाँ सक्सेस देखी जाती है, टैलेंट नहीं, तो वो गड़बड़ थी। तो बहरहाल प्रकाश मेहरा जी ने उन्हें लिया, हैट्स ऑफ टू। एवरेज प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं करता है काम, वो स्क्रिप्ट छोड़ देता, वो स्क्रिप्ट से लॉयल रहे कि ट्रस्टेड अमिताभ टैलेंट और फिर ट्रस्टेड हिस्ट्री। उसके बाद चाहे वो दीवार हो, त्रिशूल हो, ये पिक्चर हम जब लिख रहे हैं हमें कुछ नहीं पता था कि हम किसी ये जो है ज़माने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोगों की फीलिंग को हमें कोई अंदाज़ा नहीं, और अच्छा था कि नहीं था। देखिए ये वो टाइम था जब पहली दफ़ा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस जो थी वो बड़ी पावरफुल हो गई थी, जो ना भाई किसी मिनिस्टर है, ना कोई कलेक्टर है, ना कोई कमिश्नर है, उस आदमी का हुक्म चल रहा है। तो ऐसे तो कभी पहले हुआ नहीं था आज़ाद हिंदुस्तान में। तो इस तरह का जो चीज़ें थी, लोगों को कोर्ट पे से, लोगों को गवर्नमेंट पे से, लोगों को इस्टेब्लिशमेंट पे से फेथ हट रहा था। ये जो लॉ अनटू हिमसेल्फ कैरेक्टर था, एंग्री यंग मैन, विजिलांते जो था, ये आदमी 1952 में पॉसिबल नहीं था। 53 में, ये 73 में रिलीज़ हुई, ये शायद 63 में भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए कि 63 में था एक रेबल स्टार जिसका नाम था शम्मी कपूर, वो रेबल स्टार कहलाते थे। किस चीज़ से वो रेबल करते थे? वो रेबल करते थे अपनी अम्मा से जो ललिता पवार थी, उसके अलावा थोड़ी किसी रेबल करते थे। वो कहते थे जहाँ तुम कह रही हो मैं शादी नहीं करूँगा, दिस वॉज ए रेबलियन, इससे आगे नहीं था। वो रेबल स्टार, ये तो कभी होता नहीं था, वरना तो हमारा हीरो जो है, जो माँ बाप कहते थे वही करता था। अब ये इसने पहली बार कहा कि नहीं मैं कहीं और शादी करूँगा, हंगामा हो गया, ये तो रेबल है। तो उस ज़माने में ये जो विजिलेंटे है, जो लॉ अपने हाथ में ले लेता है, नहीं चल सकता था।
क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान के आदमी को यकीन था कि अब हम आज़ाद हुए हैं, अब हर चीज़ ठीक हो जाएगी। एक ये थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट चाहिए कि नहीं, जो होगा देखा थोड़ा जाएगा, दीवानापन थोड़ा चाहिए। सा, हाँ, थोड़ा सा पागलपन ज़रूरी है। जी, पर एक बात आपने ये भी कही कि शायद आज हम वो फिल्म नहीं लिखते, तो इसमें क्या आपका इशारा ये तो नहीं है कि वो थोड़ा वायलेंट फिल्में थी और हम एक गांधीवादी देश आप है? हैरान होंगी कि आप दीवार के बारे में क्या वायलेंट फिल्म है? नहीं, क्यों नहीं, समझेंगे ना। हाँ, अगर आप फुटेज निकालेंगी तो बॉबी में दीवार से ज़्यादा एक्शन सीन है। जी, दीवार में एक फाइट सीन है जहाँ वो जाता है गोदाम में, जहाँ वो जी, जो लोग, पीटर। उसके बाद पूरी पिक्चर में कोई फाइट सीन नहीं थी, कोई फाइट। लेकिन वो जो एंगर की इंटेंसिटी है वो आपको ऐसा होती है भैया कुछ बहुत खतरनाक काम हो रहा है। जी कोई फिजिकल वायलेंस कुछ नहीं है इसमें, जी, लेकिन वो आपको फील होता है। देर इज ओनली वन फाइट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म, ओनली वन। इससे ज़्यादा 2 फाइट थी बॉबी में जो लव स्टोरी कहलाती है। तो ये बात नहीं है, वायलेंस पे अगर पिक्चर चलती होती तो ये जो है 90% फिल्में हिट हुआ करती, वायलेंस तो सब में। लेकिन एंगर, अच्छा भी एंगर, अमिताभ बच्चन का एंगर की नकल करने की बहुत लोगों ने कोशिश की, एंड एवरीबडी फेल्ड बिकॉज वो पॉइंट ही मिस कर गया। अमिताभ बच्चन का उसका जो था, और वो हमारे कैरेक्टर का भी लिखा हुआ था, वो अच्छा एक्टर था तो उसने वो काम सही किया। वो था डीप हर्ट पे, ही वॉज डीपली हर्ट, दैट इज वाई ही वॉज एंग्री। ये बाकियों ने सिर्फ एंगर देखा, तो उन्होंने, उनका जो एंगर होता था, दूसरे एक्टर में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो था घमंड पे। वो घमंड से जो एंगर निकलता है वो अपीलिंग नहीं है, जो डीप हर्ट से निकलता है वो अपीलिंग। जी, मैं आपकी बात से आप बिल्कुल उसका कोई भी सहमत सीन हूँ। लीजिए वेयर ही इज एंग्री, आप देखिए कि उसके अंदर दुख कितना है। एक दुखी आदमी का प्रोटेस्ट है एक वो, frustration घमंडी है का है system मैं से। पावरफुल हूँ, ये नहीं है उसका। जी, वो सिस्टम से दुखी है, फ्रस्ट्रेशन है उसका, वही बाहर निकलता है। इनफैक्ट मैं आपकी बात से सहमत इस हद तक हूँ कि आज की फिल्मों में शायद विजय जैसे किरदार नहीं पाए जाते, क्योंकि विजय में एक इनोसेंस भी थी, और आज ये हाइपर मैस्कुलिन जैसे कैरेक्टर बने जा रहे हैं। मैं आपसे मतलब वो सवाल करूंगा मैस्कुलिन इस था बारे में। सर, मगर आपसे हाइपर एक मैस्कुलिन बात नहीं था। बताओ, जी, विजय जैसे किरदार बन सकते हैं, आप ही बताइए किसके खिलाफ खड़े हो वो? मेरा कहने का मतलब सर था कि वो एक मैस्कुलिन कैरेक्टर था, नो डाउट। मतलब उसके मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स पे ज़्यादा हम ध्यान देते थे कि वो 10 लोगों को पीट देता था, लेकिन वो हाइपर मैस्कुलिन कैरेक्टर नहीं था जैसे आजकल की फिल्म में, जैसे एनिमल। मैं वो बता रही हूँ कि विजय में एक इनोसेंस भी था, वो एक भला आदमी था एट हार्ट। उसने दीवार में परवीन भाभी के कैरेक्टर से मतलब उसको अपनाने की कोशिश की। ही वॉज अ नोबल कैरेक्टर, कहीं वुंडेड था, लेकिन वो आज के जैसे हाइपर मैस्कुलिन या औरत को अपनी जूते की नोक पे रखने वाला वैसा कैरेक्टर नहीं था। उसमें एक हमारी नोबिलिटी देखिए, थी। लोग कभी कभी हमसे शिकायत करते हैं जी। कि आपने कभी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म नहीं लिखी। जी, ये सच बात है, नहीं लिखी। और शायद उसकी वजह ये होगी कि हम दोनों के दोनों, आई मीन सॉरी, अ बिट साउंड्स अ बिट सिरपी, लेकिन रियलिटी है दैट वी लॉस्ट अ मदर एट अ वेरी यंग एज, बोथ ऑफ अस। Besides that, both of us lived in a male world. वो जब माँ नहीं हो तो कुछ बच्चा घर में दिल नहीं लगता उसका, तो वो एक दूसरी अल्टरनेट दुनिया ढूंढता है। और वो जनरली अगर वो लड़का है तो ओवरवेलमिंगली वो मेल वर्ल्ड होता है। तो हमारा शायद वो इतना एक्सपोजर नहीं रहा। मैं अभी ट्राइंग टू एनालाइज दैट, इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, मगर इतना तो हमारा वैल्यू सिस्टम सही था कि हमारी पिक्चर में आपको डोसाइल, सबमिसिव, रिग्रेसिव औरत नहीं मिलेगी। जी, They, all the heroines, maybe they had a shorter role because it was not about them, about the hero, but they were working women, they were strong women, and they are opinionated, not in negative sense, but they have own point of view and own decision. कोई भी पिक्चर में ले लीजिए। बसंती का बहुत अच्छा कैरेक्टर था हाँ, सर। ही बसंती। वाज अ वर्किंग She was a वुमन, working वेरी woman. बोल्ड, इंडिपेंडेंट। हाँ। बिल्कुल।
तो वो हर कोई बात भी पे ले लीजिए, जवाब देना। कोई भी ले, आप ये त्रिशूल में लीजिए, राखी जी, वो दोनों working women CEO थे। काइंड ऑफ पर्सन, बिल्कुल। दूसरी वो जो थी वो मैनेजर थी अपने बाप की कंपनी की, जी। जो काला जो किया पत्थर था में हेमा, सारी काला working पत्थर थी। में दे वर जी, डॉक्टर, doctors, ऑल ऑफ देम। जी तो ऑल ऑफ देम वर्किंग में हमने कभी जो है वो कोई गुड फॉर नथिंग हीरोइन नहीं दिखाई। जी। वो काम करती थी और डिग्निफाइड औरतें थी। Hats They off were to your never vision, surrender sir. their उस टाइम भी dignity to आपका the ये leader. विजन था। हाँ? Hats off to your vision, sir. उस टाइम भी आपने वर्किंग वुमेन दिखाई, इंडिपेंडेंट वुमेन दिखाई, चाहे वो मेल पॉइंट ऑफ व्यू क्यों ना हो। तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट सर। अच्छा, अब उसमें मैं जरा थोड़ा आगे ही बढ़ गया था। जी उसका किस्सा थे, आप देखिए हमारे रोमांटिक सीन में भी हीरोइन अपनी डिग्निटी अलग ही रखती थी भाई। तो एक हद तक रोमांटिक ही ठीक है, तो ये जो है वो बिस्ती नहीं थी। जी तो आप देखिए क्या एक सर, पिक्चर मैं थी, थोड़ा- एक पिक्चर थी जी। मैं आज़ाद हूँ, जिसमें शबाना और अमिताभ जी। बच्चन थे। तो वो बिल्कुल एक बिजनेस लाइक दोनों की रिलेशनशिप है, और धीरे धीरे वन कैन सी के दे आर कमिंग नियरर। तो उसमें एक सीन था कि तुम मुझे सुभाषिनी जी क्यों कहते हो, सुभाषिनी क्यों नहीं कहते। तो उसने कहा, देखता रहा, देखा सुभाषिनी, फिर कुछ और बात। तो अमिताभ ने कहा कि बस दिस इज द लिमिट, जावेद साहब इससे आगे नहीं जा सकते। ये उनका रोमांटिक सीन हो गया। वायलेंस पे ही अगर थोड़ा और बात करें जावेद हाँ, साहब, क्योंकि तो आपने क्यों कहा नहीं? कि नहीं मैं इसके इसी बिना पे तो आ- पिक्चर नहीं चलती है, तो एक नहीं, नहीं। इंटरव्यू है। नहीं जावेद साहब, ये इंटरव्यू नहीं है, इंटरेक्शन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 70s में आर्ट सिनेमा में भी बहुत सारा वायलेंस था। इनफैक्ट हम मेरी किताब में एक ऐसे है, टेल ऑफ टू विजयस। अगर आप विजय तेंदुलकर जी का सिनेमा देखें जो उन्होंने लिखा, वो इससे कहीं ज़्यादा वायलेंट है। मैं कल ही अर्थ सत्य देख रही थी, हर सीन में ओमपुरी जी लगते हैं कि सब पीटने को तैयार रहते थे सबको। तो मगर कमर्शियल विजय सिनेमा तेंदुलकर साहब के- जी 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 देखिए, मैं उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, जी और उसका एक सबूत ये है कि जो मैं MP था तो हमको हर साल 6 करोड़ रुपया मिलता था कि भाई आप कोई अच्छा काम कीजिए अपने MP एरिया Lads में। जी। तो मैंने एक वो ओपन एयर थिएटर बनाया है जुहू में, जो किशोर कुमार पार्क मैंने बनाया है। एक तो किशोर कुमार बाग उसका नाम रखा, और उसके बराबर में विजय तेंदुलकर रंगमंच, उसका नाम ही मैंने रखा। वाह, बहुत मैं समझता हूँ, अभी हम बाहर भी बात कर रहे थे, मुझे क्या मालूम है कि हमारे ये महाराज जो है, हम तो भाई यहाँ आए थे 19-20 साल की उम्र में, तब से यही हैं, जी और जो कुछ भी हैं महाराष्ट्र की वजह से है। तो इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, उनको कोई याद ही नहीं करता। जी महाराष्ट्र में अगर बड़े लोगों की आप लिस्ट बनाएंगे तो मतलब आप थक जाएंगे नाम लिखते लिखते। और आज से 200-300 साल से लेकर अब तक, बल्कि और भी ज़्यादा, जो फीमेल पोइट्स जहाँ यूरोप में जो लड़कियाँ या औरतें लिखती थी नॉवेल्स और ये पोइट्री, वो मेल नाम से लिखती थी, वो नहीं बताती थी कि औरतों का लिखा हुआ है। और इस मुल्क में जॉइंट औरतें महाराष्ट्र में पैदा हुई पोइट्स, हर काम में, म्यूजिक में क्या कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र, थिएटर में कैसे बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। जो प्रोग्रेसिव सारी आज हम जो की बात करते हैं ना, इक्वालिटी इन सोसाइटी, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ। आपको तो मैं तो मुंबई में घूमता रहता हूँ, मैं तो उनके नाम का कोई चौराहा कहीं नहीं देखा, कहीं उनका स्कल्पचर लगा नहीं देखा, कहीं उनका नाम नहीं मैंने पढ़ा कि ये सड़क जो है उनके नाम पे, कुछ है ही नहीं। तो मुझे बहुत शिकायत है अपने लोगों से कि जो इस स्टेट के इतने बड़े बड़े लोग हैं उनकी इज्जत करो भाई, उन्हें याद करो, मिसाल दो उनकी। ये क्यों नहीं होता मुझे मालूम नहीं। हम लोग सब संस्कृत में कहते हैं कूप मंडूक, जी कुएं का मेंढक, हम सब कुएं के मेंढक होते हैं। मैं तो यूपी में पला बड़ा, जो इम्प्रेशनेबल एज थी, मेरी मदर टंग उर्दू है, हिंदी भी पढ़ता था। एक हमारी और लैंग्वेज थी जो ट्रांसलेट हुई थी उर्दू में, बहुत, जितने क्लासिक्स हैं बंगाली के वो उर्दू में ट्रांसलेटेड थे, जितनी अच्छी पोइट्री वो ट्रांसलेट, पूरे रविंद्रनाथ टैगोर सब, बंकिम चंद्र चटर्जी सब, अपना सारे के सारे। तो हम बंगाली से बड़े इम्प्रेस थे कि हाँ बंगाली भी हमारे बराबर की लैंग्वेज है, ऐसी बात नहीं है, कमाल है। मगर हमारी लैंग्वेज के आगे क्या है? जो हमारी पोइट्री है, जो हमारा लिटरेचर है, उसके आगे तो कोई भी नहीं है ना।
ये दिल में यकीन था। मैं जब मुंबई आया तो मैंने मुंबई में पहली बार थिएटर देखा। यूपी में थिएटर है नहीं, अब थोड़ा कुछ कर रहे हैं लोग, हो रहा है मगर बहुत पीछे है। तो मैं तो कुर्सी से गिर पड़ा। मैंने तो ऐसा थिएटर देखा नहीं था, ऐसी राइटिंग नहीं देखी थी। अब दुख की बात यह है कि इन बड़े महाराष्ट्रियन राइटर्स को महाराष्ट्र से बाहर जानते नहीं लोग। आज भी जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो जानते होंगे, मगर बाकियों को पता ही नहीं है। तो ये जब मैंने ये सब देखा, शांतता, कोर्ट चालू है, गिधाड़े, और अरे मन तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं देखी थी। तो हम अपनी अपनी दुनिया में खुश रहते हैं और हम समझते बस हम महान हैं, मेरा भारत महान, वो जो मेरा वाला है। तो आपका भारत आप देखिए। सवाल है भाई, तो ज़रा हमें निकल के बाहर देखना चाहिए। मगर यहाँ मुझे शिकायत है यहाँ के लोगों से, जो अपने कि भाई अपने इतने बड़े बड़े हीरो जिनका क्या सोशल कंट्रीब्यूशन है, क्या लिटरेचर का कंट्रीब्यूशन है, क्या म्यूज़िक में कंट्रीब्यूशन है। बड़े म्यूजिशियन की लिस्ट बनाएंगे आप 20वीं सेंचुरी के, तो आधे महाराष्ट्र से मिलेंगे आपको। कहाँ उनके नाम के, कहाँ उनके बुत लगे हैं, स्कल्पचर लगे हैं, कहाँ उनके नाम पे कुछ है? दैट्स नॉट राइट। जावेद साहब राइटिंग से थोड़ा म्यूजिक और लिरिक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपने अभी म्यूजिक का भी जिक्र किया। बड़ी हिम्मत है आप में जी। आजकल आप म्यूजिक और लिरिक की तरफ जा रहे हैं। नहीं, वापस आएंगे। मैं तो आ रहा हूँ उधर से। हाँ नहीं, क्योंकि आपने शुरुआत तो राइटिंग से की थी सलीम खान साहब के साथ। और कहीं सर फिल्म क्रिटिक्स का कहना है कि अमिताभ बच्चन ने म्यूज़िक को ख़त्म कर दिया फिल्मों में, क्योंकि फिर ज़रूरत नहीं पड़ती थी उन गानों की। लेकिन मज़े की बात सर ये है कि सिलसिला में वापस आपने उनको इतने रोमांटिक गाने दिए, जो देखा एक ख्वाब और ये कहाँ आ गए हम, तो उससे एक उनकी रोमांटिक इमेज बड़ी मजबूत फिर से हो गई। मुझे ये लगता है ये एक मतलब काबिल गौर है ये चीज़। और कुछ आपके मैं लिरिक्स मैं थोड़ा सा उनका जिक्र करना चाहूँगी कि आप हमें बताएं आपका, क्योंकि आप एज अ लिरिसिस्ट सर बहुत ज़्यादा हम आप लोगों को आपको मानते हैं। आपके कुछ गीत हैं जो सदाबहार हैं, हमेशा रहेंगे, और सिलसिला से शायद आपकी सबसे पहली जी सक्सेसफुल जो एज अ लिरिसिस्ट हुई थी। वेरी फर्स्ट फिल्म जी, ये देखा है एज अ लिरिसिस्ट, द फर्स्ट सॉन्ग आई हैव एवर। वंडरफुल सर, एंड व्हाट अ सॉन्ग सर, ब्यूटीफुल। शिव हरी का म्यूज़िक और ज़बरदस्त। और उसके बाद सर 80s और 90s के कुछ गीत हैं, जैसे साथ साथ के गीत आपने लिखे थे। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, और फिर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा 94 में, बहुत ही ज़बरदस्त एल्बम सर 1942 लव स्टोरी का। उसके बाद 90s में कुछ शाहरुख खान की जो अच्छी फिल्में हैं सर, जैसे यस बॉस है और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इसके गाने आपने लिखे। और 80s में कुछ जी कल होना। और 80s में सर 80s में 84 और 85 में जैसी कुछ फिल्में थी जो आपने लिखी भी एज अ राइटर और लिरिक्स भी दिए थे। मशाल थी एक बड़ी अच्छी फिल्म, उसके गीत बड़े प्यारे हैं सर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं वो, और अर्जुन बड़ी अच्छी फिल्म अगेन, उसके गीत थे। तेज़ाब के गीत आपने लिखे। कुछ चुलबुले गीत भी थे सर। इसमें एक गीत मुझे ये याद आ रहा था, मैं आपसे पूछने की जुर्रत करना चाहती हूँ कि जो ये ओम शांति ओम का गीत था सर, दर्द डिस्को, इससे आपने पहले भी बात की थी। तो मुझे याद आ रहा है आज साहिर साहब की बरसी है, साहिर लुधियानवी जी की। तो मुझे याद आ रहा है किस्सा सर, हमने सुना है कि जब त्रिशूल के गीत वो लिख रहे थे तो खयाम साहब बहुत घबराते थे, क्योंकि साहिर साहब बहुत ही तब सीनियर हो चुके थे, तो वो एक चाहते थे यूथफुल गाना एक उनसे लिखवाएं। तो इतना डरते थे, उन्होंने यश जी से कहा, क्योंकि वो लोग शायद पंजाबी फ्रेंड्स थे, पंजाबी में बातचीत करते थे, तो उनसे कहलवाया कि मैं ऐसा एक कुछ, आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, गापुची गम गम किसी की गम गम। तो यश जी ने कहा ऐसा लिख दे, तो साहिर ने कहा चल लिख दे। तो आपसे फराह खान ने क्या डरते डरते कुछ पूछा कि ऐसा एक गीत है, सिचुएशन है, वो ड्रीम सीक्वेंस है, तो इसमें कैसे लिख। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर वो गाना, बड़ा मज़ेदार है, बच्चे बहुत उस पर झूमते थे। और मगर कैसा ये लिखा सर, मतलब उसमें उर्दू शब्द भी हैं, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि जैसा हम लोग ये साहिर साहब लिखते थे ना, या मजरू साहब,
मजरू ने लिखा ओ हसीना जुल्फ़ों वाली, और साहिर साहब ने ये तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। तो आपने इसमें इतने अच्छे शब्द भी यूज़ किए हैं और यूथफुल गाना इतना है, वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी। तो ये फ़राह ने आपसे कैसे कहा और आपने किस तरह इसको लिखा? जस्ट एज एन एग्जाम्पल सर, आप और भी कोई गीत चुन सकते हैं। जी, नहीं, मैं इसी पर बात करूँ। जी, ये गले में पत्थर की तरह बहुत बरसों से लटका हुआ था। तो देखिए, एक तो जहाँ तक आपने कहा फ़राह ने डरते डरते कहा होगा, ये ग्रामेटिकली गलत है। फ़राह और डरते एक लाइन में आप नहीं यूज़ कर सकते। तो एक सेंटेंस में दोनों वर्ड नहीं इस्तेमाल हो सकते हैं। किस्सा क्या है, होता यह है कि हम फिल्म में गाना जो है वो सिचुएशन के लिए लिखते हैं। फिल्म चली जाती है, सिचुएशन चली जाती है, गाना रह जाता है। अब नाउ यू आर लुकिंग द सॉन्ग विदाउट द रेफरेंस, तो कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता कि भाई ये क्या है, सिचुएशन ही ऐसी अजीब थी। वो मेरे पास आई कि उसमें मेरी फिल्म में एक फिल्म बन रही है, फिल्म की कहानी है, एक फिल्म बन रही है, और हीरो इंटरफेरेंस करता है हर चीज़ में और कहता है कि क्या है सब, तुमने मुझे व्हील चेयर पर बिठाया हुआ है, मेरा एक आइटम सॉन्ग होना चाहिए। तो कहते सर आइटम सॉन्ग कैसे, आप तो व्हील चेयर पे हैं, पिक्चर में आपका कैरेक्टर ये है कि आप व्हील चेयर से नहीं उठ सकते। कहने वो सब मैं नहीं जानता, वो फैंटेसी में इमेजिनेशन में डालो, कुछ करो, तो मगर एक गाना मेरा चाहिए इस तरह का जो कि आइटम सॉन्ग। तो इट्स अ मीनिंगलेस सिचुएशन, इट्स अ मीनिंगलेस डिमांड एंड द सॉन्ग शुड बी अपसेट। अच्छा, इवन इट शुड साउंड गुड बट दैट्स ऑल। उसमें माने मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कान को अच्छा लगे, ये डायरेक्टर की डिमांड। तो मैंने जो अंतरे थे उसमें भी जो वर्ड इस्तेमाल किए वो मैं अपने एक नॉर्मल गाने में नहीं इस्तेमाल करता। उसमें सिर्फ वो उर्दू के वर्ड जो साउंड अच्छा कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर दिए कि वो अच्छे लगे, कि अकड़ो होश नमी दानम, ये मैं लिखता क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे उसमें वर्ड्स हैं जो सिर्फ फोनेटिकली अच्छे। और ये जो है ये कोटेशन एक म्यूज़िक कंपनी के मालिक का था कि आजकल तो दो ही पिक्चरें चलती है, गाने चलते हैं भैया, या तो दुखी गाने हों, दर्द भरे गाने हों, और या डिस्को के। दर्द भरे गाने चलते हैं तो हमने कहा हम दोनों ही चला देते ना क्या। तो आई वॉज आस्क्ड टू राइट एन अपसेट सॉन्ग। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊं, आप लोग कोशिश करके देख लीजिएगा, आजकल तो बहुत सारी अपसेट बातें होती हैं, उसकी तो कमी नहीं है अपसेडिटी की, लेकिन जो बोल रहा होता है वो समझता है मैं सही सेंस बोल रहा हूँ। आप जान के अपसेट बोले, बहुत मुश्किल काम है। क्या आपको मालूम है हम जो बोल रहे हैं वो अपसेट, वो तो अपसेट नहीं हो, कुछ ना कुछ माने निकल आएंगे। तो इसमें ये ख्याल रखना कि कोई मीनिंग निकलने ना पाए, कोई सेंस बने नहीं, वर्ड तो चलते रहे, कान को ठीक लगे, लेकिन उसमें कोई मीनिंग नहीं आ जाए, ये बहुत टेढ़ा काम है। अब वो डिमांड थी उसकी, अब वो तो पिक्चर चली गई, गाना बेचारा अकेला रह गया और मेरे गले में आकर लटक गया। इससे पहले एक और गाना भी था, उसने भी मुझे बहुत परेशान किया, 1 2 3। जी जी जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपने लिखा है जावेद का। बहुत क्योंकि अपने आइटम सॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया जावेद साहब, मुझे याद है जब हम जस्टिस मुदगल कमेटी में आप थे जी, जब मैं मिनिस्ट्री में थी, तो इस पर हमने काफ़ी चर्चा की थी। थोड़ा गंभीर विषय है, पर मैं चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि आप हमेशा अपनी बात खुल के कहते हैं, तो इसमें क्या ये प्रॉब्लमेटिक है अभी भी, क्योंकि सारे आइटम सॉन्ग एक जैसे नहीं होते, काफ़ी सारों में वल्गर लिरिक्स काफ़ी होते हैं। मतलब हम अगर कहें कि 1 2 3 है एक तरफ और भी है, ये फेविकोल से उस वक्त आया था, बड़ा ख़राब गाना था। तो इज़ इट स्टिल अ प्रॉब्लम, मतलब इसको कैसे टैकल किया जाए? मुझे याद है हमने बहुत चर्चा की थी इस पर, आपने ये भी कहा था कि जो गाने पहले बजते हैं उसकी अलग सेंसरशिप होनी चाहिए, क्योंकि अब तो रेडियो खैर बच्चे तो सुनते नहीं, तब ये प्रॉब्लम बड़ी होती थी कि रेडियो पे सारे लिरिक्स आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुनते हैं, तो
तो आप तो समझते नहीं है कि भाई चिकनी चमेली क्यों है, वो चिकनी चमेली क्या डांस कर रही है। फिल्म में देखते हैं अलग बात होती है, लेकिन जब आप सुनते हैं या अलग से वो म्यूज़िक वीडियो देखते हैं तो वो थोड़ा आपको तकलीफ़ देती है। तो इसमें कुछ मतलब हम क्या कर सकते हैं जावेद साहब, या फिल्म मेकर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या इसमें? ज़रूर है। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा आपका एस्थेटिक्स जो है, आपकी जो सेंसिबिलिटी है, आपका जो कोड ऑफ मॉरल जो भी है, वो आपको कैसे अलाउ करता है करने को। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाहर से आती है, आपके अंदर क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहना जैसे राइटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज के बारे में लिखे, इट इज़ नॉट देयर रिस्पॉन्स, शुड नॉट बी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट शुड बी देयर राइट। तो उसी तरह से आप जब इस तरह का काम, मैंने देखिए ये पिक्चर ये गाने जो हैं, जैसे 1 2 3 मैं आपको बताऊं, जब अगर उसका एक्सप्लेनेशन दो हम मान जाएंगे, जैसे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन मैंने पिक्चरें छोड़ दी। और एक नहीं, 80s वॉज द डार्क एज ऑफ इंडियन फिल्म म्यूज़िक एंड इंडियन फिल्म। मैंने कितनी फिल्म छोड़ी मैं आपको बता नहीं सकता जिसमें कोई भी ऐसा गाना था जो स्लाइटली वल्गैरिटी की तरफ डिमांड करता हो। मैंने वो पिक्चर ही नहीं की। मैंने इतने हद तक किया कि मैंने कुछ कुछ होता है का पहला गाना लिखा था, वो कोई मिल गया तो हिल गया, मेरा लिखा हुआ गाना है। और उसके बाद इसने टाइटल रख लिया कुछ कुछ होता है। इतनी बड़ी कास्ट थी, इतने बड़े बैनर की, मैंने पिक्चर छोड़ दी। मैं एक पिक्चर जिसका टाइटल हो कुछ कुछ होता है, मैं गाने नहीं लिखूँगा। क्या होता है बताओ? क्या मतलब कुछ कुछ होता है? ओनली ऑन दिस इशू आई लेफ्ट दिस फिल्म। तो ऐसी पिक्चरें बहुत सी थी। मैं नाम क्या लूँ पिक्चर होगा जिसमें मैंने तो उसका नाम लिया जिसे छोड़ने के बाद मैं थोड़ा पछताया भी बाद में। बाकी जो है वो ऐसे सीन होते थे, ऐसी होती, तो हमने तो किया नहीं भाई। आप मुझे ये नहीं बोल सकती कि मैंने इतने वर्षों में एक डायलॉग या एक लाइन गाने की वल्गर लिखी। एंड आई हैव पेड फॉर इट। मैंने इन माई करियर आई हैव पेड फॉर दिस रजिस्टर। डजंट मैटर, आई एम नॉट रिग्रेटिंग दैट। जावेद साहब, लिरिक्स से जुड़ी एक और बात ये कि आप हमेशा कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन आपने जो कुछ भजन और कुछ गीत लिखे हैं श्री राम को लेकर, कृष्ण को लेकर, वो इतने प्यारे, इतने खूबसूरत हैं। तो आप ये आपको मतलब नेचुरली ये सब समझ आता है कि श्री राम का जैसा आपने वर्णन, ये बहुत ही प्यारा गाना स्वदेश का है जो उसमें जो राम के बारे में आपने कहा है, उससे मुझे ये अल्लामा इकबाल का जो शेर था सर, वो मैं याद आ रहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। इसकी झलक मिलती है। सर अगर आप अपने ज़ुबान से ये पढ़ दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं पढ़ जी, ये आप सर इतना हमें अच्छा लगता है कि हर दशहरा मैं इसको ही पहले सुनती हूँ और सबसे शेयर करती हूँ। और बहुत ही प्यारा गीत है सर ने जो लिखा है, जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, पल पल है भारी विदा है, रहमान ने बहुत प्यारा कंपोज किया है। उसमें जो शाहरुख कहता है राम के बारे में, राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है, राम भक्तों के बस भक्तों नहीं शत्रु के भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है, राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। क्या लिखा है सर। और इसी तरह और लगान के जो आपने इतने प्यारे गीत लिखे हैं, मुझे सच में साहिद साहब के वो भजन याद आते हैं हम दोनों के, जो उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखे थे। ओ पालन हारे आपने लिखा, जो बहुत प्यारा भजन है, और राधा कैसे ना जले। तो ये सब सर मतलब ऐसा लिखने के लिए आपको क्या समझना नहीं पड़ता उस धर्म को? मतलब बड़ा मुश्किल है, जैसे हम जिस धर्म में बड़े होते हैं, हमें किसी गैर धर्म के बारे में ऐसे लिखना में कठिनाई होगी, तो आपको इतना इजीली कैसे आता है? मतलब सर कैसे आपने इसमें अपने जहन में समझा इस बात को? देखिए, एक तो ये है कि थोड़ा सा धर्म को और जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो कल्चर है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। मैं समझता हूँ रामायण है या महाभारत है, ये सिर्फ हिंदुओं की किताब नहीं है। ये हिंदुओं की उससे कोई धार्मिक
आस्था होगी और है, वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये किताब हर हिंदुस्तानी की है बिल्कुल सर। और हर हिंदुस्तानी को इसे पढ़ना चाहिए। अगर आप ये सोचें कि नहीं ये हमारी नहीं है इसलिए कि हम तो मुसलमान हैं या तो हम क्रिश्चियन हैं या हम एथीस्ट हैं या हम पारसी हैं या जू हैं या सिख हैं, तो फिर हमारा क्या बैकग्राउंड क्या है एज एन इंडियन। अगर हम वेद को गैर समझें, हम सारे उपनिषद को गैर समझें, हम जो है महाभारत और रामायण को गैर समझें, तो हमारा बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड क्या बचा हमारा? आपकी क्या आइडेंटिटी बची? ये सच है कि ओवर द ईयर लोग आते रहे, सेटल भी होते रहे, उनके भी कल्चर में कुछ वो लेके आए, और जो यहाँ पिघल के इस कल्चर से मिलके बना एक तीसरी चीज़ जो वो लाए थे एग्जैक्टली ये वो नहीं है, और जो पहले था एग्जैक्टली वो भी नहीं रहा, वो घुल गया। वो घुल के नए नए इन्फ्लुएंसेस आते रहे, लेकिन आपकी जड़ें हैं कुछ। पेड़ में तना होता है जो दूर जाता है, पेड़ में शाखें होती हैं दूर तक फैलती हैं, लेकिन जड़ें भी तो कोई चीज़ हैं जी। और वो जड़ें नहीं होंगी तो वो तना और वो शाखें सब गिर पड़ेंगे। तो ये हमारी जड़ें हैं, इनको हमें ए रिलीजियस तरीके से भी अप्रिशिएट करना है और इनकी इज्जत करनी है। ये हमारी संस्कृति है, हम यहाँ से आए, ये हमारा, तो ये ज़रूरी है। और मैं तो समझता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को मालूम होना चाहिए कि महाभारत क्या है, गीता क्या है। ये इसको आप सिर्फ रिलीजियसली क्यों आप समझ रहे हैं? जिसे इसके रिलीजियस यूसेज करने करें, लेकिन आपका ये हेरिटेज है, बिल्कुल आप इस हेरिटेज से इनकार नहीं कर सकते। अगर एक ग्रीक जो है वो क्रिश्चियन हो गया, जो हो गए, तो उनका जो पूरा कल्चरल हेरिटेज पहले वो सब छोड़ दें, जो उससे पहले का था, पूरी ग्रीक माइथोलॉजी को बैन कर दें। ऐसा कैसे होगा? वो तो गरीब हो जाएंगे बिल्कुल ऐसा करेंगे तो ये सौदा ठीक नहीं है जी। आप क्या रिलीजन रखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है। हम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दुनिया के 10 रिलीजन हैं, 10 रिलीजन में ईच वन ऑफ यू 9 रिलीजन में तो एथिस्ट ही है। एक ही रिलीजन में जाके अनरीजनेबल हो जाता ना आदमी, बाकी 9 को बिल्कुल साइंटिफिकली देखता है। क्या करते हैं यार ये लोग, कैसे इनका ऐसा विश्वास? अरे तू अपनी झाँक के देख गरीबान में, तू क्या मानता है? हम एक रिलीजन ज़्यादा नहीं मानते, आप 9 नहीं मानते, हम 10 नहीं मानते, ऐसी कोई क़यामत नहीं है। एक दूसरे ये कि आप चाहे डायलॉग राइटर हैं या आप सॉन्ग राइटर हैं या आप एक्टर हैं, आपको आपका काम सही तब आप कर सकते हैं कि जब जो कैरेक्टर है, उसकी जो सोच है, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, उसको आप समझ के अपनाएं। अब अगर एक आदमी है, अर्बन है, कॉन्वेंट में पढ़ा है, अंग्रेज़ी बोलता है, तो वो हिंदी पिक्चर का काम, उसको गांव के आदमी का रोल दिया गया, तो फिर वो गांव के आदमी की तरह बैठना चाहिए, उसे गांव के आदमी की तरह चलना चाहिए। उसके हाथों का जेस्चर वेस्टर्न, जैसे ये जेस्चर इंडियन नहीं, इट्स दैट, ये हमारा ही नहीं जेस्चर, ये वेस्टर्न है। हम तो ये बोलेंगे, अरे भैया उधर जाओ, है ना? तो जेस्चर भी है, ये शोल्डर, श्रगिंग द शोल्डर इज नॉट एन इंडियन जेस्चर। तो आप अगर गंवार हैं और क्या पता ऐसा बोल रहे हैं तो आप गलत, आपके अंदर वो पूरे मैनरिज्म, वो एस्थेटिक्स, वो IQ अंदर आप एब्जॉर्ब करें एज एन एक्टर, तब आप सही काम करेंगे। वैसे ही उसका है राइटर का भी, कि आप अगर एक रिलीजियस आदमी जो बेबस है और अभी वो मंदिर में जाके गा रहा है, दया मांग रहा है, उसका क्या माइंडसेट है, उसका फेथ क्या है, उसका बिलीफ क्या है, वो कैसे डिपेंड कर रहा है एक अननोन फोर्स पे, उस माइंड में अगर आप अपने आप को नहीं ले जा सकते तो आप नहीं लिख पाएंगे। मुझे मेरी एक दोस्त हैं चंदा वज़े, बड़ी अच्छी पेंटर हैं, महाराष्ट्रियन हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा जावेद तुम इतने दोनों दिन से फ्रॉड कर रहे, झूठ बोल रहे थे। क्या हो गया भाई? हालांकि कई झूठ बोले थे मैंने पता नहीं कौन सा पकड़ लिया उसने। तो कही कि कोई रिलीजियस एथीस्ट जो है वो लिख ही नहीं सकता, वो पालनहार है, इसके लिए तो फेथ चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम कह रही हो तो शायद ऐसे ही होगा, लेकिन तुम भूल गई एक बात, मैंने गब्बर के डायलॉग भी लिखे हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल में डकैत था?
ऐसा नहीं, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सर। सर बड़ा कंफ्यूजन है हमारे यहाँ, जी, ये जो है ना कल्चर क्या कल्चर है क्या और फेथ और क्या ये है। क्या बाहर का है क्या अंदर, क्या बाहर क्या अंदर, आपको निकालते रहिए, निकाल नहीं पाएंगे आप। जी जी मैं तो एक लोगों को ज़रूर सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, लैंग्वेज की बात हम कर ही जी रहे जी हैं जी अभी। जी मैं एक पैराग्राफ सुनाता हूँ लोगों को। जी। मैं कहता हूँ भाई किसी को भी मुश्किल लगे, एक तो लाइट ऐसी है कि आंखें उठा के देखने की हिम्मत ही नहीं होती, तो ऑब्जेक्शन करें। एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी, एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाल्टी से नहाए। बावर्ची ने नाश्ता दिया जिसमें उड़द की दाल और टोस्ट थे। आदमी उठा, चिक हटाई, संदूक खोला, उसमें से पिस्तौल निकाला, दीवार पे टंगी बंदूक ली, ऑटो रिक्शा में बैठ के चला गया। बच्चा बेबस देखता रह गया। आप में से किसी को कोविड का प्रॉब्लम हुआ? नहीं? अच्छा, अब इसे एनालाइज करते हैं। एक मकान, मकान इज अरेबिक वर्ड, कि एक कमरे में कमरा इज एन इटालियन वर्ड, इन कैमरा मीटिंग, कैमरा जो है ये इटालियन वर्ड है, कमरा। गोरा चिट्टा, चिट्टा पंजाबी, नन्ना मुन्ना नन्नो गुजराती, बच्चा पर्शियन। हाउ मेनी पीपल नो बच्चा इज अ पर्शियन वर्ड? बच्चा पर्शियन। बावर्ची टर्किश, बाल्टी पुर्तगीज, वो बोलते हैं बाल्टी, डी यूज करते हैं, हम लोगों ने टी कर दिया उसे, बस इतना है। BALTI हम बोलते हैं, वो बोलते हैं BALDI। ये आया गोवा से। बावर्ची टर्किश, उड़द तमिल, टोस्ट इंग्लिश टोस्ट, चिक टर्किश, संदूक टर्किश, पिस्तौल इंग्लिश पिस्टल, दीवार पर्शियन, बंदूक टर्किश। बेबस बच्चा जो है बेबस है, बिगड़ा हुआ, संस्कृत का फॉर्म में विवश। व्हेन यू मिस प्रोनाउंस बा, वाह तो आप बा बोलते हैं। जैसे बनवासी, ये वनवासी है तो मगर बनवासी बोलते हैं। और जब आप शाह को मिस प्रोनाउंस करते हैं तो सा बोलते हैं। तो ये विवश है जो बेबस हो गया है। ऑटो रिक्शा सबसे इंटरेस्टिंग है। ऑटो इज अ ग्रीक वर्ड, रिक्शा इज अ जापानीज वर्ड, and they have come together in India. ये अब आप सब निकाल देंगे, निकाल देंगे सारे वर्ड, आप प्योर कर देंगे हिंदी को। प्योर क्या होता है? इससे ज़्यादा गलत बात ही नहीं है लैंग्वेज को प्योर करना। लैंग्वेज को प्योर करना ऐसा है जैसे प्याज के छिलके उतारना। भाई ये छिलके निकालो, असली प्याज कहाँ है? प्याज तो छिलके ही है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, खाली हाथ हो जाएगा। एक और बात बता दूं, भूलिएगा मत, कुर्ता इज एन अरेबिक वर्ड एंड पजामा इज अ पर्शियन वर्ड। तो जो लोग कुर्ता पजामा पहनते कम से कम उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही सर। सर अभी सवाल तो बहुत सारे थे पर रंजीत कुछ इशारा कर रहे थे, तो एक आखिरी अरे आप चीज मत देखिए ना उन्हें, जी अरे सारे तो लोग कहा करते हैं, सब थोड़ी देखे जाते हैं। सर आपने राम और रावण का भी अभी जिक्र किया था, तो मेरे ख्याल से हमारे एपिक्स में जब तक विलन स्ट्रांग नहीं हो तब तक हीरो अच्छा नहीं दिखता। तो आपकी फिल्मों में विलन बड़े ज़बरदस्त होते थे सर, चाहे वो गब्बर सिंह हो, शोले का, मोगैम्बो हो। जी ये बड़ी कमाल की बात है, जी आप लोग को ध्यान में नहीं हो। हमारे विलन चाहे वो मोगैम्बो हो या गब्बर हो या शाकाल हो या तेजा हो, इनमें एक बात कॉमन थी, दे वर नॉट लेचर। हाँ सर बिल्कुल सही सर। वो आदमी जो लेचर है, वो आदमी हु इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट, जी वो बड़ा आदमी लग ही नहीं सकता, वो तो घटे ही लगे। क्या बात है। हमारा कोई विलन जो है वो बिल्कुल उसमें ज़रा सा भी वो नहीं होता, इसी वजह से वो पावरफुल और बड़ा लगता है। जी बल्कि हमने तो ज़्यादा ही कर दिया था। एक डायलॉग सुना था मैं आपको,
जी। ये दूसरी तरफ हमने निकल गए। वो एक पुलिस ऑफिसर है शिव कुमार, सुनील दत्त ने रोल किया, तो उसकी बीवी है राखी। राखी को ये शाकाल किडनैप कर लेता शान है में सर, जी। शान में कि वो आए वो अपनी बीवी को बचाने के लिए। तो झगड़ा तो उसका उससे था, पुलिस ऑफिसर थे, इसको तो उसने एक रैंसम की तरह। तो कहता है कि मिसेस शिव कुमार, जब तक आपके हस्बैंड यहाँ नहीं आते तब तक आप यहीं रहेंगे। तो शी गेट स्लाइटली टेंस, क्या मतलब मैं यहीं रहूँगी। कुछ कहती नहीं है, उसके टेंशन आते। तो कहते नहीं, आप परेशान मत होइए मिसेस शिव कुमार, मेरे पास इन बेकार बातों के लिए वक्त ही नहीं है। आप क्यों, डोंट ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ, मुझे कोई जल्दी ये बात हुई, बजाय कि उसके वो देखे लेक्चर की तरह। तो कहाँ बड़ा आदमी बड़ा लगेगा। जो आदमी लेक्चर है या पोटेंशियल रेपिस्ट हो तो छोटा और घटिया आदमी है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेशन का शायद समय खत्म होने को है, एक दो सवाल से एक दो दे सवाल सकते हैं, तो मगर ये बिल्कुल शॉर्ट करिएगा। देखिए, मैं और सारे फिर- सवाल जो है सिर्फ जेंटलमैन से नहीं लूँगा। देयर शुड बी एटलीस्ट 33% रिप्रेजेंटेशन। सर बस एक बात, रिसेंटली तो असरानी जी का भी निधन हुआ था, आज हमने सुना सतीश शाह जी गुजर गए, तो 2 मिनट के लिए हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं। आप मैं जानता हूँ, हाँ, जी मैं जानता था। जी 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 हाँ, जी जी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और एक सवाल, जी जी सर। जय सर, नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? वाह वाह वाह। क्या चीज़ जो आपको बचपन से ऐसा लगता है कि ये एक चीज़ है जिसे खा के मुझे बहुत सुकून मिलता है खाने में? सर ऐसा मुझे लग रहा है कि आप इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट हैं और मैं पता नहीं क्या हूँ। ये सवाल आपका ऐसा है कि बड़ी यादें ताज़ा करती है आपको। बैठ जाइए। हाँ, हेलो सर, हाय सर। जी। आदाब सर। मेरे 2 छोटे से सवाल थे। पहला तो ये एक ही करिए अभी और तो सर एक सवाल ये था कि इतने सालों से मैं देख रहा हूँ आपकी रील्स वगैरह, जोक्स वगैरह होती है मज़हब पर और आयतों पर और उस पर काफ़ी सारे मज़हब की किताबों पर सर अगर देखा जाए तो मज़हब की किताबें आला अदब में लिखी हुई हैं, उनका लिटरल मीनिंग नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं अक्सर आपके जोक्स देखता हूँ, वो लिटरल मीनिंग लेकर आप बोलते हैं। नहीं, दोनों ही बातें हैं। जब बात सही निकल जाती है तो कहते हैं रियल हमारी मीनिंग थी, जब गलत होती है तो कहते हैं तो ऐसा मेटाफर है। सर आदाब। सर जी नैना। हाँ। सर मैं ये पूछ रही थी कि कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया कि आप, क्योंकि आप कमर्शियल उसमें भी हैं एज अ प्रोफेशन, जी, जी। कि कभी कुछ आपको लिखना हो तो कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ी हो कि जो आपकी आत्मा को गवारा नहीं हो और ड्यू टू सर्कमस्टांसेस? देखिए, आत्मा तो होती नहीं है। अच्छा, ये तो ओके, आई मीन बेकार बात व्हिच इज नॉट वो होती नहीं हो, आत्मा को गवारा नहीं हो, ये अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट। ऑलराइट सर। अच्छा, आप कहिए आपके माइंड को, माइंड को, आपके सोल जो को, mind रूप में को, आपके जो भी आपकी एस्थेटिक्स है, जो भी आपकी वैल्यू सिस्टम है, Yes, उसको exactly, मैंने yeah. कभी नहीं किया, मैंने छोड़ आई एम दिया। सो इम्प्रेस्ड सर, थैंक यू। आई हैव नेवर डन एनीथिंग अंडर प्रेशर एज अ राइटर। और मैंने अपना नुकसान उठाया बहुत, उसमें मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरा कॉन्शियस क्लियर हो, मैं बैठ के आज आपसे ऐसी बात कर सकता हूँ कि मैंने कुछ। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने इतनी लंबी एक लाइफ जी है, आपको सबसे अच्छा मोमेंट अपनी ज़िंदगी का और एक ऐसा मैसेज जो आप चाहते हैं कि दुनिया में पहुँचे
कि ये तो होना ही चाहिए, वो क्या हो सकता है? और मैं एक शायरी छोटी सी बोलने लगी। पहले 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 तो आपने मुझे थोड़ा डिमोरलाइज किया ये कह के इतनी लंबी, इसकी क्या ज़रूरत थी आपको कहने? भाई ना भी कहती, डायरेक्ट सवाल हो सकता था कि भाई आपको ज़िंदगी में, अब वो बड़ी है छोटी है जो भी है जी। अब ये डिसाइड करना कि पूरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा मोमेंट कौन था या कौन सा अच्छा लगा, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जो अच्छे मोमेंट आते हैं उस वक्त तो वही सबसे अच्छा मोमेंट होता है, इसलिए कि वो होता है, फिर वो चला जाता है, फिर वो अच्छी मेमोरी बन जाता है। फिर कभी कभी वो दुखभरी मेमोरी बन जाता है कि इसी चीज़ को आप इतना मिस कर रहे हैं जो पहले थी, तो और ज़्यादा तकलीफ देता है वो अच्छा मोमेंट। तो ऐसा ही है, ठंडी गर्म मीठी कड़वी ज़िंदगी चलती रहती है, और उम्मीद ये करना चाहिए कि जो बेस्ट मोमेंट है हमारी ज़िंदगी का वो कल आने वाला है। चलिए बस आखिरी दो सवाल आखिरी दो सवाल अब आप तय कर लीजिए, ये तय करेंगे, एक मेल एक फीमेल। सर आप ही कह दीजिए, आप ही बता दीजिए। फीमेल तो ये बैठी हुई है सर। चलिए सब ठीक है। लो, मैं तो आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप कुछ पूछने वाली हैं, ऐसे एक्सप्रेशन था आपका। सर कोई बात नहीं, आप पूछिए, आप ही पूछिए जी बोलिए बोलिए, अरे बोलिए, ऐसे बोलिए। एक सवाल जो मैं मतलब आपसे पूछना चाहती थी, मैं लिखकर लाई थी कि जब कोई राइटर किसी कहानी का सीक्वेंस लिख रहे होते हैं जिसका एंड एक रिविलेशन या सस्पेंस पर होता है, जैसे किसी क्रिमिनल या सीक्रेट का पता चल रहा हो, तो क्या आपके हिसाब से राइटर के दिमाग में वो एंड पहले से तय होता है या लिखते लिखते कहानी खुद उस रास्ते तक हमें ले जाती है? नहीं, क्रिमिनल तो तय होता है अल्टीमेटली बात, इसलिए कि वो कैलकुलेशन है, वो क्राफ्ट का हिस्सा है। लेकिन लिखते लिखते बहुत से ऐसे पल आते हैं जो इंस्टिंक्टिव होते हैं, जो आपने पहले नहीं सोचे थे, और बड़ी खूबसूरत बातें उनमें निकल आती। कोई भी जो आर्ट है उसके दो हिस्से हैं, एक है इमोशन, फीलिंग, पैशन, ड्रीम्स, दूसरे उसका हिस्सा है क्राफ्ट, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो राइटिंग हो, पोइट्री हो, कुछ हो, दो हिस्से, चाहे डांसिंग हो। ये ऑस्टेंसिबली दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी, दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ आपको अपने आप को खो देना, डूब जाना है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पास हुई, कि आपको उस वक्त फील करना है कि आप एक धार्मिक इंसान हैं, या आप एक गरीब इंसान हैं जो कि दुख में है, या एक ऐसे ऑब्सेसिव लवर हैं कि आप इसके बिना जी नहीं सकेंगे, जो है नहीं, आप तो इमेजिन कर रहे हैं ना। एक तरफ ये इमेजिनेशन, दूसरी तरफ क्राफ्ट जो है वो आपको बताता है कि कब आप मीटर से बाहर हो गए। ये वर्ड जो है फ्लो में नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा कैलकुलेटेड सर्जिकल चीज़, एंड बोथ द थिंग्स हैपनिंग टुगेदर इन द सेम माइंड विच आर कॉन्ट्रडिक्टरी। मैं इसे फिजिकल एग्जाम्पल दूँ तो आपकी समझ में शायद आ जाए। यू आर प्लेइंग हेमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, who is a perfect man but with a weakness, he can't decide, डिसीजन नहीं ले पाता है। यहाँ खड़ा है, डायरेक्टर कहता है जब तुम चलोगे और तुम कहोगे टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, तो ये चौक मार्क है, इस पे आ जाना और वो वाली लाइट ले लेना फेस पे। अब अगर ये बिलीव कर रहा है कि मैं प्रिंस ऑफ डेनमार्क हूँ और मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, और उसने अपने आप को ये इंटरनलाइज कर लिया, तो उसे चौक मार्क कैसे याद है? और अगर उसे चौक मार्क याद है तो फिर झूठ बोल रहा है कि मैंने बिलीव कर लिया कि मैं प्रिंस ऑफ डेनमार्क हूँ। मगर ये दोनों काम एक साथ कर रहा है। सब आर्ट में यही है, आर्टिस्ट आपको बताते नहीं। देयर इज व्हेन यू आर राइटिंग एंड यू आर क्राइंग व्हाइल राइटिंग, इट हैपेंस कि जो दुख का सीन है या दुख का गीत है, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अरे नहीं यार ये सुनो, ये मीटर से हल्का सा निकल जाएगा, ये आ जो है बाहर हो रहा है ट्यून से, ये आ पीछे करो, कुछ हटाओ, एक वर्ड कहीं से हटाओ, ये भी साथ में चल रहा है, विच आर टोटली आई मीन कॉन्ट्रडिक्टरी। तो दैट इज हाउ आर्ट इज क्रिएटेड इन सम काइंड ऑफ पैराडॉक्स। ये है। अब क्रिमिनल कौन होगा? लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। ये क्राफ्ट का हिस्सा है, कहानी के क्राफ्ट का।
लेकिन क्रिमिनल जब मर रहा है तो क्या बोलेगा? हो सकता है वो इधर से आए, पैशन से आए, इमोशन से आए, फीलिंग से आए, क्या जुमला बोल दिया उसने मरते मरते, उसने क्या कह दिया, और एक लाइन भी कमाल की हो जाती है। मगर वो है कौन, ये स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कौन है क्रिमिनल, वो आप इंस्टिंक्टिवली एंड मोमेंट में नहीं तय करेंगे। हेलो सर, तो सर मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने फीमेल लिटरेचर कितना एक्सप्लोर किया है और आपने किन को पढ़ा है, स्पेसिफिक विद द नेम्स, और आपको पसंद कौन आए हैं? भाई देखिए, एक ज़माने में तो ऑलमोस्ट पढ़ने वालों का रिलीजन था कि वो फाउंटेन हेड पढ़े, रिटन बाय लेडी। हिंदुस्तान में उर्दू में एक बहुत बड़ी राइटर पैदा हुई, मेजर 2 बड़ी राइटर, और उनका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में मिलेगा, आप ज़रूर पढ़िए। अनबिलीवेबल औरतें, अनबिलीवेबल, दे आर अ वर्ल्ड स्टैंडर्ड, मगर पता नहीं लोगों तक वो वेस्ट तक वो पहुँचा कि नहीं। एक औरत का नाम है इस्मत चुगताई, और एक औरत का नाम है कुरतुल ऐन हैदर। At the age of 30, she was living in Pakistan, and she wrote a novel. Because of that novel, she had to leave Pakistan. She wrote a novel which starts in Gupta period, a novel with character, and ended after the partition of India. Almost 2000 years of India in a novel. आप बदल गया। और किस दौर में क्या रवाज थे, क्या फिलॉसफी थी, क्या रस्में थी, क्या कल्चर था, क्या कैरेक्टर्स किस तरह से करते थे, क्या मोरालिटी थी, वो सब आ रही है उस नॉवल में। लोग चेंज हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 900 पेजेस की नॉवल है। इट्स अनबिलीवेबल कि 2000 साल की हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, बैकग्राउंड, फिलॉसफी, जहाँ एक वो है ब्राह्मण और एक बुद्धिस्ट भिक्षु है, उनका डिस्कशन वो नॉवल का हिस्सा है, और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें चुकता ही इन 40s व्हेन यूरोप हैड नॉट हर्ड अ वर्ड कॉल्ड लेस्बियन, ये वर्ड नहीं था 40s में। शी रोट अ नॉवल, शॉर्ट स्टोरी ऑफ दैट, उसको पुल हो गई, इसकी रिपोर्ट हो गई, शी हैड टू गो टू द कोर्ट। इनकी कई इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज ऐसी लिखी हैं जो कोर्ट में नहीं जाना पड़ा। इनकी हीरोइन जो होती थी आमतौर से फीमेल ओरिएंटेड कहानियाँ होती थी, वो बिल्कुल परफेक्ट सती सावित्रियाँ नहीं होती थी। वो चोर भी होती थी, झूठी भी होती थी, बेईमान भी होती थी, डबल वो भी अपना 2 टाइमर भी होती थी, सब करती थी कि जो एक किसी भी तरह की हो, मगर आपको धीरे धीरे उसकी इज्जत और उसकी डिग्निटी आप मान जाती थी। क्या बात, क्या औरत है ये, बड़ा अच्छा। शी वुड नेवर सिंपैथाइज विद हर कैरेक्टर कि बेचारी के साथ है, तो उसके कोई बेचारी थी ही नहीं, थी ही नहीं। एक से एक चंट औरत और एक से एक हरकतें करने वाली, मतलब चीट करने वाली अपने लवर को भी, हस्बैंड को भी, सब बात है बहुत बात। मतलब कितनी उसकी कहानियाँ हैं। एक नन्ही की नानी एक कहानी आप कहीं से ढूंढिए मिल जाएगी। आप हो ही नहीं सकता कि आप पढ़ते पढ़ते रोने नहीं लगे। एंड नेवर शी सिंपैथाइज्ड विद दिस वुमन। तो बहुत अच्छी ये, मैं जो प्रोग्रेसिव राइटर में तो फेवरेट राइटर कृष्णचंद्र हैं, जो उर्दू के बहुत ही बड़े नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। आमतौर से क्या होता है, प्रोज की किताब में पहले एक शेर लिखा होता है। मेरी पहली जो पोइट्री की किताब थी उसमें कृष्णचंद्र का मैंने एक पैराग्राफ लिखा था। ही वाज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मुझे उनके पैराग्राफ ज़बानी याद है। तो ये लोग हैं जो, मेरी तो मदर टंग उर्दू है तो सबसे ज़्यादा तो मैंने उसी में पढ़ा। बाकी वेस्टर्न लिटरेचर जो है, चाहे वो रशियन लिटरेचर नॉवेल्स हो, दे आर ग्रेट नॉवलिस्ट। अब दोस्तोयेवस्की और ये जो बड़े बड़े नॉवलिस्ट हैं, टॉल्स्टॉय, तो ये बहुत बड़े। दोस्तोयेवस्की तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा नॉवलिस्ट है। बैल्ज़ैक इन फ्रांस, इन इंग्लैंड यू हैव सच ग्रेट। और जो मॉडर्न राइटर्स थे 50s 60s में, अमेरिकन राइटर्स, वो भी बहुत कमाल। तो हमें सब पढ़ना चाहिए। लिटरेचर पढ़ने से एक फ़ायदा होता है कि एक तो आपको ये बात मालूम होती है कि दुनिया में कैसे कैसे तरह के लोग हैं, और उसी के साथ दूसरी एक बात भी मालूम होती है कि दुनिया में सब एक जैसे लोग। मैं नहीं, अब माफ़ी के साथ अब
जैसे आपने बताया अगर मर्दों का माशरा है तो ऐसी औरतों को अगर कहते हैं तो उनको कुछ बदसलूक लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और गलत अल्फाज से उनको बुलाया जाता है तो और मर्द क्या करते हैं तो उन्हें रंगीन कहा जाता है। तो क्या ऐसी औरतों को माशरे में रंगीन कह सकते हैं या उनको फिर चंड और रंगीन कह सकते हैं? नहीं, आप कमाल की बात है, वैलिड है। हालांकि मेरे पास एक फनी जवाब भी आया था, मैं आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बैक। तो मैं कहना ये चाह रहा था जो मैंने नहीं कहा और नहीं कहूँगा मैं, कि आप किसी से मत डरिए, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन सच ये है, आप सब सोचिएगा, देर इज़ नो मेल सब्स्टिट्यूट फॉर अ वर्ड कॉल्ड निम्फोमेनियक। अंग्रेजी में मर्द के लिए ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। अ वुमन कैन बी निम्फोमेनियक बट अ मैन कैन नॉट बी। ये बीमारी मर्द की है ही नहीं, वो कुछ भी कर ले। Languages are heavily prejudiced against women and religions are heavily prejudiced against every religion. मुझे तो आप लोगों पे हैरत होती है कि आप लोग रिलीजन मानते क्यों? हम मानते तो सही करते, हमारा तो फायदा है। एक रिलीजियस सोसाइटी में मर्द इज परफेक्ट, औरतें क्यों मानती है ये मेरी अकल से बाहर। अरे तुम्हें तो सेकंड ग्रेड सिटीजन हर रिलीजन मानता है, तुम्हें बराबर की मानता ही नहीं है, तुम पता नहीं क्यों उसके फेवर में। बहरहाल मैं ये लम्हा इसमें जावेद अख्तर साहब हमारे साथ हैं। हाँ प्लीज़ आप जिस तरह से चाहें एहतराम दे सकते हैं, ताली बजा के खड़े होकर। मैं नवनीत सोनी साहब जो जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर इनकम टैक्स कमिश्नर, और जाहिर है कि हमें जो रोशनी नज़र आती है रास्ते में, उसमें एक अहम किरदार नवनीत सोनी साहब का भी है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप जावेद अख्तर साहब के कुछ करीब आएँ और जश्न अदब की जानिब से ये एक यादगार, एक मोमेंटो, यानी कभी ऐसा भी हो कि जावेद साहब बात कर रहे हैं और पीछे इंटरव्यू में जश्न अदब की ट्रॉफी रखी हो, तो वो लम्हा हमारे लिए ख़ास होगा जश्न अदब के लिए। खोया की जानिब से भी हमारे पास, हाँ प्लीज़, हमारे पार्टनर हैं। बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत मीठी मिठाई।